एक ही रात मॉस्को का डोमोडेवो एयरपोर्ट। दो पैसेंजर फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं, वोल्गा आविया एक्सप्रेस फ्लाइट 1303 और सिबिर एयरलाइंस फ्लाइट 1047। दोनों रूटीन डोमेस्टिक फ्लाइट्स, दोनों एक्सपीरियंस्ड कैप्टन्स के कंट्रोल में। वेदर क्लियर, एयरक्राफ्ट बिल्कुल एयरवर्दी। टेक ऑफ के बाद कुछ ही मिनट्स तक सब कुछ नॉर्मल चलता है और फिर पहले एक एयरक्राफ्ट रेडार से गायब होता है और कुछ ही पल बाद दूसरा भी। ना कोई मेडे कॉल, ना कोई इमरजेंसी ट्रांसमिशन। जब सर्च टीम्स क्रैश साइट्स तक पहुंचती हैं तो एक बात कंफर्म होती है, ये दोनों प्लेन्स हवा में ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। टोटल 90 लोग ऑन बोर्ड थे, कोई सर्वाइवर नहीं। अब सवाल उठता है कि जब सब कुछ ठीक था तो पायलट्स को रिएक्ट करने का एक सेकंड भी क्यों नहीं मिला? क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर इस रात कुछ और भी हो रहा था जिसे किसी ने टाइम पर नोटिस नहीं किया? इस पूरी कहानी को समझने से पहले अगर आपको रियल इंसिडेंट्स, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और बिना सेंसेशनल झूठ के फैक्ट्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह है इकबाल प्रोडक्शन, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझाई जाती हैं। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी स्टोरी या इंसिडेंट है जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बना के डीप एंड फैक्ट के साथ रियल ट्रूथ सामने लेके आएं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम आपकी सजेशन पे उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे और साथ ही आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट डिस्प्ले करेंगे। अब चलिए वापस चलते हैं हमारी आज की स्टोरी पे। 24 अगस्त 2004, रशिया, मॉस्को का डोमोडेवो एयरपोर्ट। ये रात किसी भी और रात से अलग नहीं लग रही थी। एयरपोर्ट पर कोई इमरजेंसी अनाउंसमेंट नहीं, कोई स्पेशल सिक्योरिटी अलर्ट नहीं, कोई वेदर वार्निंग नहीं। डोमेस्टिक फ्लाइट्स अपने रूटीन शेड्यूल पर चल रही थीं। पैसेंजर्स बोर्डिंग गेट्स पर खड़े थे, ग्राउंड स्टाफ अपनी डेली ड्यूटीज में बिजी था। इस वक्त किसी को यह आइडिया नहीं था कि कुछ ही घंटों के अंदर डोमोडेवो एयरपोर्ट का नाम एविएशन हिस्ट्री के सबसे डार्क केसेस में लिखा जाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं वोल्गा आविया एक्सप्रेस फ्लाइट 1303 की। ये फ्लाइट मॉस्को डोमोडेवो से वोल्गोग्राड के लिए शेड्यूल थी। एयरक्राफ्ट था टुपुलेव TU134A3, रजिस्ट्रेशन RA65080। ये एयरक्राफ्ट 1977 में मैन्युफैक्चर हुआ था और रशियन डोमेस्टिक एविएशन में सालों से एक्टिव सर्विस में था। TU134 एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट माना जाता है जो सोवियत एरा में स्पेशली डोमेस्टिक और रीजनल रूट्स के लिए डिजाइन किया गया था। इस फ्लाइट पर टोटल 44 लोग ऑन बोर्ड थे, 34 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स। कॉकपिट में कमांड संभाल रहे थे कैप्टन यूरी विक्टरोविच गोर्स्कॉफ। कैप्टन गोर्स्कॉफ कोई नया पायलट नहीं था, वो डोमेस्टिक एविएशन का वेटरन था। उनके पास 8000 से ज्यादा लॉग्ड फ्लाइट आवर्स थे, जिनमें से मेजॉरिटी TU134 जैसे एयरक्राफ्ट पर थे। फर्स्ट ऑफिसर और बाकी कॉकपिट क्रू फुल्ली लाइसेंस्ड, मेडिकली फिट और ड्यूटी रेडी थे। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स चेक किए गए थे, कोई डिफर्ड डिफेक्ट नहीं था, कोई MEL आइटम ओपन नहीं था। वेदर ब्रीफिंग में क्लियर स्काइज रिपोर्ट हुई थी, विजिबिलिटी नॉर्मल थी, विंड लिमिट्स के अंदर था। ग्राउंड क्रू ने एयरक्राफ्ट का एक्सटर्नल इंस्पेक्शन किया। लैंडिंग गियर, फ्यूसलाज, विंग्स सब कुछ विजुअली चेक्ड हुआ। फ्यूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। रूट मॉस्को से वोल्गोग्राड का था, इसलिए फ्यूल लोड प्लान्ड क्वांटिटी के हिसाब से और रिक्वायर्ड रिजर्व्स के साथ कंप्लीट किया गया। फ्यूल लॉग्स साइन हुए, फ्यूल कैप्स सिक्योर किए गए, एयरक्राफ्ट को पुश बैक के लिए क्लियर कर दिया गया। इसी दौरान कैबिन के अंदर बोर्डिंग प्रोसेस चल रहा था। पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर बैठ रहे थे। कैबिन क्रू सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन प्रिपेयर कर रही थी। कोई डिसरप्टिव पैसेंजर रिपोर्ट नहीं हुई, कोई सस्पिशियस बिहेवियर नोटिस नहीं किया गया। कैबिन डोर्स क्लोज हुए, जेट ब्रिज डिस्कनेक्ट हुआ, पुशबैक क्लियरेंस ली गई। एयरक्राफ्ट पुशबैक के दौरान नोज व्हील स्टीयरिंग चेक हुआ, ब्रेक्स टेस्ट हुए, टैक्सी क्लियरेंस मिली। टैक्सीवे पर इंजन्स आइडल पावर पर थे, स्टीयरिंग और ब्रेकिंग बिल्कुल नॉर्मल रिस्पॉन्स दे रहे थे। रनवे होल्डिंग पॉइंट पर बिफोर टेक ऑफ चेकलिस्ट कंप्लीट की गई। फ्लैप्स सेट, टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन चेक्ड, कैबिन सिक्योर। और फिर फ्लाइट 1303 रनवे पर लाइन अप करती है। इंजन्स टेक ऑफ थ्रस्ट पर आते हैं, एक्सेलरेशन नॉर्मल है, रोटेशन स्पीड अचीव होती है। एयरक्राफ्ट स्मूथली रोटेट होता है और मॉस्को के आसमान में क्लाइंब करता है।
इसी वक्त डोमोडेवो एयरपोर्ट के दूसरे साइड पर एक और फ्लाइट पहले ही अपना ग्राउंड फेज कंप्लीट कर चुकी थी। ये थी सिबिर एयरलाइंस 1047, जिसे आज S7 एयरलाइंस के नाम से जाना जाता है। इस फ्लाइट का रूट था मॉस्को डोमोडेवो से सोची। एयरक्राफ्ट मॉडल था टुपुलेव TU154B2, रजिस्ट्रेशन RA85556। TU154 एक ट्राइजेट एयरक्राफ्ट है और रशियन एविएशन का एक हेवी वर्क हॉर्स माना जाता है। ये एयरक्राफ्ट 1982 का मैन्युफैक्चर था और डोमेस्टिक और चार्टर ऑपरेशंस में रेगुलर यूज में था। इस फ्लाइट पर भी टोटल 46 लोग ऑन बोर्ड थे, 38 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स। इस एयरक्राफ्ट के कैप्टन थे वैलेरी निकोलाएविच कपुस्तिन। कपुस्तिन सोवियत एरा ट्रेन्ड पायलट थे। मिलिट्री एविएशन बैकग्राउंड के बाद कमर्शियल एविएशन में आए थे। उनके पास 9000 से ज्यादा फ्लाइट आवर्स थे, जिनमें से काफी एक्सपीरियंस TU154 जैसे हेवी एयरक्राफ्ट पर था। फ्लाइट 1047 के लिए भी फ्यूलिंग और ग्राउंड चेक्स बिल्कुल रूटीन थे। सोची रूट के लिए फ्यूल क्वांटिटी ज्यादा होती है, लेकिन वो बिल्कुल कैलकुलेटेड लिमिट्स के अंदर थी। पुशबैक स्मूथ था, टैक्सी नॉर्मल था। बिफोर टेक ऑफ चेक्स कंप्लीट हुए। फ्लाइट 1047 ने लगभग रात 9:35 पे टेक ऑफ किया। इनिशियल क्लाइंब फेज में ऑटो पायलट एंगेज किया गया। ATC के साथ रूटीन कम्युनिकेशन चल रही थी। अब इस पॉइंट पर दोनों फ्लाइट्स बिल्कुल नॉर्मल एविएशन वर्ल्ड का हिस्सा थीं। कॉकपिट में कोई स्ट्रेस नहीं, कैबिन में कोई पैनिक नहीं, ATC के लिए कोई अनयूजुअल ट्रैफिक नहीं। और यही बात इस कहानी को और ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है, क्योंकि जब सब कुछ इतना नॉर्मल होता है तो डेंजर का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगता। टेक ऑफ के बाद का फेज एविएशन में सबसे प्रेडिक्टेबल माना जाता है। दोनों फ्लाइट्स अपनी असाइंड रूट्स पर स्मूथली क्लाइंब कर रही थीं। सिबिर एयरलाइंस फ्लाइट 1047 पहले ही अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच चुकी थी, लगभग 12,100 मीटर। ऑटो पायलट इंगेज था, एयरक्राफ्ट स्टेडी था, फ्यूल फ्लो और प्रेशराइजेशन बिल्कुल नॉर्मल रेंज में थे। कैप्टन वैलेरी कपुस्तिन और उनकी कॉकपिट क्रू रूटीन क्रूज मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस फेज में कॉकपिट वर्कलोड कंपैरेटिवली कम होता है। पायलट्स वेदर रेडार चेक करते हैं, नेक्स्ट ATC हैंड ऑफ के लिए रेडी रहते हैं और एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को मॉनिटर करते रहते हैं। कैबिन के अंदर सीट बेल्ट साइन अभी ऑन था। कुछ पैसेंजर्स ऑलरेडी रिलैक्स कर रहे थे, किसी ने हेडफोन्स लगा लिए थे, किसी ने आंखें बंद कर ली थीं। इसी वक्त वोल्गा एयरवे एक्सप्रेस फ्लाइट 1303 भी अपनी क्लाइंब कंप्लीट कर रही थी। लगभग 8,100 मीटर पर एयरक्राफ्ट स्टेबलाइज हो रहा था। कैप्टन यूरी विक्टरोविच घोर्शकॉव और फर्स्ट ऑफिसर नेविगेशन और इंजन पैरामीटर्स वेरीफाई कर रहे थे। TU134 एक रिलेटिवली सिंपल एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसका बिहेवियर पायलट्स के लिए बहुत प्रेडिक्टेबल होता है। इस फ्लाइट में भी सब कुछ टेक्स्ट बुक के मुताबिक चल रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ये दोनों फ्लाइट्स बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक का हिस्सा थीं। रूटीन पोजीशन रिपोर्ट्स एक्सचेंज हो रहे थे, एल्टीट्यूड और रूट कॉन्फर्मेशंस मिल रहे थे। और फिर बिना किसी वार्निंग के पहला अनयूजुअल मोमेंट रेडार रूम में नोटिस होता है। फ्लाइट 1047 का रेडार ब्लिप अचानक अनस्टेबल हो जाता है। 1 सेकंड के लिए सिग्नल वीक होता है, फिर डिसअपीयर। कंट्रोलर पहले इसे टेक्निकल फ्लक्चुएशन समझता है। रेडार सिस्टम्स कभी-कभी टेम्पररी इंटरफेरेंस दिखा देते हैं, इसलिए पहली रिएक्शन पैनिक नहीं होती। ATC रेडियो पर कॉल करता है, सिबिर 1047 कंफर्म पोजीशन। कोई रिस्पॉन्स नहीं। दूसरी फ्रीक्वेंसी पर कॉल जाती है, सिबिर 1047 मॉस्को कंट्रोल, हाउ डू यू रीड? स्टिल साइलेंस। इस पॉइंट पर कंट्रोलर अलर्ट हो जाता है, लेकिन इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करता। कभी कभी रेडियो फेलियर एयरक्राफ्ट साइड पर भी होता है। पैरेलल रेडार चेक होता है, सेकेंडरी रेडार भी वेरीफाई किया जाता है और तब कंफर्म होता है कि प्रॉब्लम सिर्फ रेडियो की नहीं है, एयरक्राफ्ट रेडार से कंप्लीटली गायब हो चुका है। इसी वक्त एक और कंट्रोलर नोटिस करता है कि वोल्गा एयरवे एक्सप्रेस फ्लाइट 1303 का सिग्नल भी अनस्टेबल होने लगा है। कुछ सेकंड्स बाद वो सिग्नल भी डिसअपीयर हो जाता है। अब ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। 2 अलग फ्लाइट्स, 2 अलग एल्टीट्यूड्स,
लेकिन एक ही टाइम विंडो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ये मोमेंट डिसाइसिव होता है। सुपरवाइजर्स को अलर्ट किया जाता है, ऑपरेशंस रूम में एक्टिविटी बढ़ जाती है। ऑफिशियल प्रोसीजर के मुताबिक दोनों एयरक्राफ्ट्स को मिसिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके तुरंत बाद सर्च एंड रेस्क्यू प्रोटोकॉल एक्टिवेट होता है। सिविल एविएशन अथॉरिटीज, रशियन इमरजेंसी मिनिस्ट्री और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन शुरू होती है। सबसे पहले लास्ट नोन रेडार पोजीशंस मैप पर मार्क किए जाते हैं। फ्लाइट 1047 का जोन सदर्न डायरेक्शन में होता है, फ्लाइट 1303 का जोन अलग रीजन में। इसका मतलब ये था कि सर्च ऑपरेशंस पैरेलल चलाने पड़ेंगे। रात का वक्त होने की वजह से ग्राउंड विजिबिलिटी लिमिटेड होती है, इसलिए सबसे पहला रिस्पॉन्स एयरबॉर्न सर्च का होता है। सर्च हेलीकॉप्टर्स डिस्पैच किए जाते हैं। मी-8 टाइप हेलीकॉप्टर्स नाइट केपेबल इक्विपमेंट के साथ एयरबॉर्न होते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स में थर्मल इमेजिंग और हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट्स होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, किसी भी फायर, स्मोक या हाई इंटेंसिटी हीट सोर्स को डिटेक्ट करना। हेलीकॉप्टर्स डिफाइंड ग्रिड पैटर्न में एरियाज स्कैन करते हैं। शुरू के कुछ टाइम तक किसी को कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखता। ग्राउंड टीम्स भी रोड्स और एक्सेसिबल एरियाज से सर्च शुरू कर देती है। पुलिस, फायर ब्रिगेड्स और मेडिकल यूनिट स्टैंड बाय पर रहती हैं। फिर एक हेलीकॉप्टर क्रू रेडियो पर रिपोर्ट करता है। उन्हें जमीन पर छोटे छोटे बर्निंग फ्रैगमेंट्स फैले हुए दिख रहे हैं। ये एक इंटैक्ट एयरक्राफ्ट नहीं होता, ये स्कैटर्ड डेब्री होता है। कोऑर्डिनेट्स वेरीफाई किए जाते हैं। ग्राउंड टीम्स को लोकेशन पर रीडायरेक्ट किया जाता है। जब पहली टीम साइट तक पहुंचती हैं तो सीन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एयरक्राफ्ट एक जगह पर क्रैश नहीं हुआ, एयरक्राफ्ट हवा में ही अपनी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी खो चुका था। मेटल के टुकड़े किलोमीटर्स तक बिखरे हुए थे। सीट्स, लगेज और फ्यूजलाज के फ्रैगमेंट्स अलग अलग जगह पड़े हुए थे। इस पैटर्न को देखकर एक्सपीरियंस्ड रिस्पॉन्डर्स तुरंत समझ जाते हैं, ये कंट्रोल्ड डिसेंट नहीं था, ये इमरजेंसी लैंडिंग अटेम्प्ट नहीं था, ये मिड एयर ब्रेकअप था। इसी दौरान दूसरी सर्च जोन से भी सिमिलर रिपोर्ट आती है। दूसरा एयरक्राफ्ट भी इसी तरह के डेब्री पैटर्न के साथ मिलता है। अब डाउट की कोई जगह नहीं बचती, दोनों फ्लाइट्स का फेट ऑलमोस्ट सेम था। इस मोमेंट पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफिशियली सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मेडिकल टीम्स के पास रेस्क्यू के लिए कुछ नहीं होता, कोई सर्वाइवर नहीं मिलता। दोनों क्रैश साइट्स सिक्योर कर दी जाती हैं। पुलिस और मिलिट्री एरियाज को कॉर्डन ऑफ करती है ताकि एविडेंस डिस्टर्ब ना हो। इन्वेस्टिगेटर्स हेलीकॉप्टर्स से पूरे डेब्री फील्ड्स का एक एरियल ओवरव्यू लेते हैं और जैसे जैसे सीन का पिक्चर क्लियर होता है, एक बात सबको अनईजी कर देती है। दोनों साइट्स पर किसी भी तरह का इंजन फायर या फ्यूल टैंक एक्सप्लोजन का डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, न ग्रेजुअल बर्न मार्क्स, न प्रोलॉन्ग्ड फायर डैमेज, सिर्फ वायलेंट डिस्ट्रक्शन। इसी पॉइंट पर इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में एक अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटी एंटर कर चुकी होती है, लेकिन तब तक कोई ऑफिशियल कंक्लूजन अनाउंस नहीं किया जाता, क्योंकि एविएशन इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा रूल होता है, जब तक ब्लैक बॉक्सेस और फोरेंसिक एविडेंस बात नहीं करते तब तक इन्वेस्टिगेटर्स चुप रहते हैं। और यहीं से ये कहानी अपने सबसे डार्क फेज में एंटर करती है। क्रैश साइट सिक्योर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट होता है। अब सवाल ये नहीं होता कि प्लेन गिरा कैसे, बल्कि ये होता है कि प्लेन टूटा कैसे। सबसे पहले ब्लैक बॉक्सेस को स्पेशल प्रोटेक्शन के साथ लैबोरेटरीज भेजा जाता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों एयरक्राफ्ट्स के अलग अलग एनालाइज किए जाते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स हर सेकंड का डेटा स्लो मोशन में देखते हैं। एल्टीट्यूड, स्पीड, इंजन पैरामीटर्स, कंट्रोल इनपुट्स, प्रेशराइजेशन लेवल्स, सब कुछ। और जो पैटर्न सामने आता है वो दोनों फ्लाइट्स में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है। लास्ट तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, इंजन्स स्टेबल, कंट्रोल्स रिस्पॉन्डिंग, ऑटो पायलट इंगेज्ड। फिर एक ही इंस्टेंट में डेटा में वायलेंट स्पाइक। कोई वार्निंग सीक्वेंस नहीं, कोई कैस्केडिंग फेलियर नहीं, जैसे किसी ने सिस्टम को एक सेकंड में ओवरपावर कर दिया हो। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर भी कोई लॉन्ग इमरजेंसी कॉन्वर्सेशन नहीं होती,
सिर्फ कुछ सेकंड्स। पायलट्स की आवाज में सरप्राइज होता है, कंफ्यूजन होती है और फिर रिकॉर्डिंग बंद। अब इन्वेस्टिगेटर्स रेकेज के माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस पर आते हैं। एयरक्राफ्ट के मेटल फ्रैगमेंट्स केमिकल लैबोरेटरीज भेजे जाते हैं। यहां सिर्फ देखना नहीं होता, हर सरफेस को केमिकल लेवल पर टेस्ट किया जाता है। और यहीं पर एक ऐसी चीज मिलती है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल देती है। दोनों एयरक्राफ्ट्स के रेकेज पर RDX, जिसे हेक्सोजेन के नाम से जाना जाता है, कि ट्रेसेस डिटेक्ट होते हैं। RDX कोई एविएशन फ्यूल नहीं होता। RDX कोई इंडस्ट्रियल रेजिड्यू नहीं होता। यह मिलिट्री ग्रेड हाई एक्सप्लोजिव होता है। इसका मतलब सिर्फ एक था कि प्लेन का डिस्ट्रक्शन अंदर से शुरू हुआ था, और वो भी एक ऐसे ब्लास्ट से जो इंस्टेंटली एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे। अब ब्लास्ट पैटर्न एनालाइज होता है। फ्लाइट 1047 में डैमेज का सेंटर कैबिन के राइट साइड में सीट रो 25 के आसपास होता है। फ्लाइट 1303 में सेम तरह का डैमेज सीट रो 19 के पास मिलता है। दोनों एयरक्राफ्ट्स में ब्लास्ट लोकेशन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रिलेटिव पोजीशंस पर होती है। इससे यह क्लियर हो जाता है कि एक्सप्लोजिव डिवाइस पैसेंजर के बिल्कुल पास था। अब इन्वेस्टिगेशन पैसेंजर लिस्ट्स पर फोकस करती है। हर एक पैसेंजर का बैकग्राउंड चेक होता है, ट्रैवल हिस्ट्री, टिकट परचेज मेथड, ID वेरिफिकेशन, सब कुछ। और यहीं पर दो नाम इन्वेस्टिगेटर्स के लिए रेड फ्लैग बन जाते हैं। सिबिर एयरलाइंस फ्लाइट 1047 में अमांता नगाएवा, बोल्गा एविया एक्सप्रेस फ्लाइट 1303 में सत्सिता जबिरखानोवा। दोनों विमेन उसी शाम दागिस्तान के मखाचकला से मॉस्को पहुंची थीं। दोनों का ट्रैवल पैटर्न लास्ट मोमेंट का था। दोनों के टिकट्स स्टैंडर्ड एयरलाइन चैनल से परचेज नहीं हुए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों फ्लाइट्स में उनके सीटिंग पोजीशंस ब्लास्ट लोकेशंस के बिल्कुल पास थे। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेन की तरफ। CCTV फुटेज चेक होती है, चेक इन लॉग्स देखे जाते हैं, ड्यूटी रोस्टर्स मैच किए जाते हैं, और धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पर सिस्टम फेलियर का पिक्चर सामने आता है। सबसे पहला नाम आता है आर्मेन अरोतुनियन का। आर्मेन अरोतुनियन डोमोडेवो एयरपोर्ट पर टिकट सेलर के तौर पर काम कर रहा था। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन में यह एस्टैब्लिश होता है कि उसने प्रॉपर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बिना टिकट्स इशू किए। इसके बदले उसे कैश ब्राइब मिली। मतलब जो पैसेंजर शुरू में ही फिल्टर हो सकता था, वो बिना रुकावट सिस्टम के अंदर आ गया। इसके बाद चेक इन काउंटर का लिंक सामने आता है। यहां नाम आता है निकोलाई कोरेनकोव का। निकोलाई कोरेनकोव चेक इन क्लर्क था। उसने डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में वेरीफाई नहीं किया, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन स्किप किए और बोर्डिंग प्रोसेस को सिर्फ फॉर्मेलिटी बना दिया। फिर आता है एयरपोर्ट पुलिस का सबसे क्रिटिकल फेलियर, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर मिखाइल अर्तामनोव। CCTV और विटनेस स्टेटमेंट से यह कंफर्म होता है कि अर्तामनोव ने विमेन पैसेंजर्स को ब्रीफली रोका था, लेकिन उनकी प्रॉपर फिजिकल सर्च नहीं की। कोर्ट ने इसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस माना। यह वही पॉइंट था जहां सिस्टम का लास्ट बैरियर भी फेल हो गया। इन तीनों लिंक्स के बिना यह अटैक पॉसिबल नहीं होता, और इसी वजह से यह सिर्फ टेरर का केस नहीं था, यह करप्शन और नेग्लिजेंस का भी केस था। अब केसेस कोर्ट में जाते हैं। रशियन कोर्ट्स ने यह क्लियरली रूल किया कि यह सिर्फ मिस्टेक नहीं थी, यह ड्यूटी ब्रीच था। आर्मेन अरोतुनियन को ब्राइबरी और प्रोसीजरल वायलेशंस के लिए जेल सेंटेंस दी गई। निकोलाई कोरेनकोव को नेग्लिजेंस और सिक्योरिटी लैप्स के लिए कन्विक्ट किया गया। मिखाइल अर्तामनोव को क्रिमिनल नेग्लिजेंस के चार्ज में प्रिजन सेंटेंस मिली। यह सिर्फ सस्पेंशन या फाइन नहीं था, इन सबको रियल जेल टाइम मिला। इसके बाद डोमोडेवो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी लीडरशिप को रिमूव किया गया। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स टॉप टू बॉटम रीराइट किए गए। पैसेंजर स्क्रीनिंग रूल्स चेंज हुए। रैंडम सेकेंडरी चेक्स मैंडेटरी बने। फीमेल पैसेंजर सर्जेस के रूल्स अपडेट किए गए ताकि बॉडी बोन डिवाइसेस डिटेक्ट हो सकें। टिकटिंग और चेक इन को मल्टीपल वेरिफिकेशन लेयर्स के साथ बाइंड किया गया। एयरपोर्ट स्टाफ के लिए रेगुलर बैकग्राउंड चेक्स और फाइनेंशियल ऑडिट्स मैंडेटरी हुए। एविएशन सिक्योरिटी को ऑफिशियली नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंदर लाया गया। और जब फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश होती है तो एक लाइन सब कुछ समराइज कर देती है।
एयरक्राफ्ट्स एयरवर्दी थे, वेदर नॉर्मल था, क्रू एक्सपीरियंस था, कॉकपिट एरर का कोई रोल नहीं था। कैप्टन वैलेरी निकोलाएविच कपुस्तिन और कैप्टन यूरी विक्टरोविच गोर्शकोव ने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। उनके पास रिएक्ट करने का मौका ही नहीं था। और इसी वजह से यह केस आज भी एविएशन ट्रेनिंग में एक हार्ड लेसन के रूप में पढ़ाया जाता है कि कभी-कभी सब कुछ कॉकपिट में परफेक्ट होता है, लेकिन डेंजर ग्राउंड पर जन्म लेता है। जब एयरपोर्ट स्टाफ और सिक्योरिटी चेन की फेलियर क्लियर हो जाती है, तो इन्वेस्टिगेशन का अगला फोकस ग्राउंड से ऊपर उठकर एक और लेयर तक पहुंचता है। अब सवाल यह होता है कि यह काम सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स का था या फिर इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क मौजूद था। सिक्योरिटी एजेंसीज पैसेंजर बैकग्राउंड्स के साथ साथ उनके ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट्स डिटेल में एनालाइज करती हैं। अमानता नागाएवा और सचसीता जबीरखानोवा दोनों विमेन नॉर्थ कॉकेसस रीजन से लिंक्ड थी। दोनों का बैकग्राउंड चेचन मिलिटेंट नेटवर्क्स के साथ इनडायरेक्ट तौर पर कनेक्ट पाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि ये अटैक रैंडम नहीं था। टाइमिंग, फ्लाइट सिलेक्शन और एक ही एयरपोर्ट से 2 फ्लाइट्स का चूज होना एक क्लियर प्लानिंग को शो करता है। सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम्स भी आते हैं। चेचन मिलिटेंट चैनल से मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं जिसमें इस अटैक का क्रेडिट लिया जाता है। लेटर शामिल बासाएव से लिंक्ड स्टेटमेंट्स मीडिया के सामने आते हैं जहां इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की जाती है। लेकिन लीगली रशियन अथॉरिटीज के पास ऐसा कोई प्लानर नहीं होता जिसे कोर्ट के सामने फाइनल कन्विक्शन तक ले जाया जा सके। कुछ सस्पेक्ट्स काउंटर टेरर ऑपरेशंस में बाद में मारे जाने की रिपोर्ट्स आती हैं। कुछ लिंक्स क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशंस के चलते पूरी तरह स्टैब्लिश नहीं हो पाते। इसलिए ऑफिशियली केस का टेरर प्लानिंग एस्पेक्ट इनकम्प्लीट प्रोसिक्यूशन के साथ क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक बात बिल्कुल क्लियरली लिख देती है, यह अटैक हाई लेवल कोऑर्डिनेशन के बिना पॉसिबल नहीं था। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए यह सिर्फ केस फाइल नहीं था, पैसेंजर्स। फ्लाइट 1303 और फ्लाइट 1047 में कोई वीआईपी नहीं था, कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था। वो लोग थे जो सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहे थे। कोई घर लौट रहा था, कोई छुट्टी मनाने जा रहा था, कोई बिजनेस ट्रिप पर था, कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था। क्रू मेंबर्स जो हर दिन की तरह अपनी ड्यूटी पर थे। कैबिन क्रू जो पैसेंजर्स को सेफ फील करवाने के लिए ट्रेंड होती है। पायलट्स जो एयरक्राफ्ट को सेफली डेस्टिनेशन तक ले जाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। उन सब के लिए ये सिर्फ एक फ्लाइट थी, लेकिन सिस्टम के लिए ये एक फेलियर बन गया। इस ट्रेजेडी के बाद रशिया में एविएशन को सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, सिक्योरिटी के एंगल से देखा जाने लगा। डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर भी इंटरनेशनल लेवल चेक्स इंट्रोड्यूस हुए। रैंडम फ्रिस्किंग नॉर्मल बन गई, सेकेंडरी स्क्रीनिंग रूटीन हो गई। एयरपोर्ट पुलिस के लिए अकाउंटेबिलिटी रूल्स टाइटन हुए। सिक्योरिटी लैप्सेस को अब ऑनेस्ट मिस्टेक नहीं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस माना जाने लगा। इस केस का इफेक्ट सिर्फ रशिया तक लिमिटेड नहीं रहा। इंटरनेशनल एविएशन सर्कल्स में यह इंसिडेंट एग्जाम्पल के रूप में डिस्कस हुआ। ICAO सेफ्टी डिस्कशंस में डोमोडेडोवो केस को ग्राउंड सिक्योरिटी फेलियर लीडिंग टू एयरबॉर्न कैटास्ट्रोफी के रूप में रेफर किया जाने लगा। ट्रेनिंग मैनुअल्स में यह केस एक सिंपल लेसन के साथ लिखा गया, अगर ग्राउंड सिक्योरिटी फेल होती है तो कॉकपिट कुछ नहीं कर सकता। और इसी पॉइंट पर यह कहानी अपना फाइनल मीनिंग लेती है। वोल्गा अविया एक्सप्रेस फ्लाइट 1303 और सिबिर अलायंस फ्लाइट 1047 सिर्फ फ्लाइट नंबर्स नहीं रहे, ये एविएशन हिस्ट्री के वार्निंग साइंस बन गए। कैप्टन वलेरी निकोलाएविच कपुस्तिन और कैप्टन यूरी विक्टरोविच घोर्शकोव एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे। उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं थी, उनकी डिसीजन मेकिंग में कोई गलती नहीं थी, उनके पास रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं था। और यही सच इस कहानी को और ज्यादा हैवी बना देता है, क्योंकि जब सब कुछ सही हो फिर भी सब कुछ खत्म हो जाए तो सवाल प्लेन पर नहीं, सिस्टम पर उठता है। आज भी जब पायलट्स ट्रेनिंग लेते हैं तो उन्हें यह बताया जाता है, सेफ्टी सिर्फ कॉकपिट से नहीं आती, सेफ्टी ग्राउंड से शुरू होती है। और यह कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं है, यह प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए वार्निंग है, क्योंकि एविएशन में एक छोटी सी लैप्स आसमान में जाकर बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन जाती है। इसी के साथ इस कहानी का एक ही फाइनल सच है,
फ्लाइट सिर्फ रनवे से नहीं, जमीन से सिक्योर होती है। अगर आपको ऐसे रियल डॉक्यूमेंटेड केसेस डीप डिटेल के साथ समझना पसंद है तो इकबाल प्रोडक्शन को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए आप नेक्स्ट कौन सा केस पूरी डिटेल में देखना चाहते हैं। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां जिंदगियां बचाने के लिए होती हैं।